नमस्कार दोस्तों, कहानी में नए आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। यह कहानी है अनिल कुंबले की। दरअसल अनिल एक 52-53 साल का आदमी है। इसके एक बहुत बड़ा परिवार था, पति पत्नी, अच्छा खासा परिवार था। इसको बहुत एक भयानक बीमारी हुई। इसी कारण से इसने सबको त्याग दिया, यानी कि सबको घर से निकाल दिया। इसको इतनी भयानक बीमारी हुई थी कि सब इससे परेशान होकर इसे छोड़कर चले गए इसके हाल पर। तभी इन्हीं के पास की एक महिला जो डॉक्टर थी, वो इनका ट्रीटमेंट करने आती थी। एक दिन ये इनके घर आती है अनिल के, तो वो पूछती है, अनिल हुआ क्या है तुमको, मुझे पूरा तो बताओ। उसने कहा, अनिल ने डरते हुए, कि मेरे को अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो वो जो डॉक्टर होती है, महिला डॉक्टर, नर्स, वो बोलती है, डॉक्टर थी वो बोलती है, तुम मुझे खुलकर नहीं बताओगे तो मैं कैसे इलाज करूँगी, और तुम्हारी इस बीमारी का जल्दी से जल्दी कुछ इलाज करना पड़ेगा, वरना तुमको पता है तुम्हारा पूरा परिवार तुमसे बिछड़ चुका है इस बीमारी के कारण। अनिल बोलता है, हाँ ये तो बात तुमने सही कही। तो वो डॉक्टर पूछती है कि तुम्हारे साथ होता क्या है, मुझे दरअसल पूरी बात बताओ। तो वो अनिल बोलता है कि मेरे को अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मेरे को ऐसा लगता है कि कोई ना कोई मेरे चारों तरफ हमेशा घूमता रहता है। अजीब अजीब सी आवाज़ें आती है। मेरे को ये भी समझ में नहीं आता कि है कौन, और मैं जब ढूंढता हूँ चारों तरफ तो कोई भी दिखाई नहीं देता। मेरे को मेरा रूम भी बहुत ही अजीब लगता है। डॉक्टर बोलती है, अजीब मतलब कैसे, तुम पूरी बात बताओ खुलकर। तो वो अनिल बताता है कि मेरे रूम में जब मैं सोता रहता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये पंखा मेरे सिर पर गिरने वाला है, ये अलमारी धीरे धीरे मेरे पास आ रही है, ऐसे करके कुछ ना कुछ होता रहता है मेरे साथ। उसने कहा, तुम्हें हिम्मत से काम, डॉक्टर ने कहा, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। तुम्हें पता है ना तुम्हारा परिवार तुमसे बिछड़ चुका है। तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे तुम्हारी बीमारी ठीक करेंगे, और तुम्हें डरना नहीं है और हिम्मत रखनी है। ये कहकर वो डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। तभी अनिल अपने रूम में जाता है सोने के लिए। जैसे वो बेड पर सोता है, एकदम से लाइट चली जाती है। अब अनिल को बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। चारों तरफ घना अंधेरा। अनिल डरते हुए बोलता है, हे भगवान, ये लाइट को क्या हुआ, ये अंधेरा। और वो अपने मन ही मन बोलता है कि मेरे को जल्दी से टॉर्च ढूंढनी पड़ेगी। वो टॉर्च ढूंढने के लिए धीरे धीरे उस अलमारी के पास जाता है। उसको लगता है कि ये क्या हुआ। धीरे धीरे वो अलमारी को खोलने लगता है, और जैसे वो अलमारी खोलता है तो अलमारी के अंदर के सारे कपड़े एकदम से उसके ऊपर आकर गिरते हैं। वो डर के मारे चिल्लाता है और नीचे बैठ जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। उसने कहा ये कि ये कपड़े मेरे, मतलब वो बहुत ज़्यादा डर चुका था। डरते डरते उसकी नज़र अलमारी की तरफ गई। अलमारी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसने सोचा कि मेरे को हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, वरना मेरी खैर नहीं। परंतु उसे अलमारी के अंदर टॉर्च मिल गई। वो टॉर्च को लेकर धीरे धीरे टॉर्च के पास जाता है और टॉर्च उठाकर घर के बाहर निकलने की कोशिश करता है कि कहीं कहाँ पर इसके हमारे घर के बोर्ड है, लाइट का बोर्ड, उसमें कहीं ना प्रॉब्लम हुई है। जब वो घर से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि चारों तरफ लाइट आई हुई है, बस उसी का घर है जिसमें लाइट नहीं आ रही। वो धीरे धीरे कुछ गड़बड़ करने लगता है उस मीटर के अंदर, परंतु एकदम से टॉर्च की लाइट बंद हो जाती है। वो चिल्लाता है, हे भगवान, ये क्या हुआ है, लाइट भी कैसे, मतलब उसको इतना डर लग चुका था हद से बाहर। उसको ये पता था कि मेरे को कैंडल जलानी है किसी भी हालत में, और आज की रात निकालनी पड़ेगी। वो कैंडल, उसको पता लगा कि कैंडल रसोई घर के अंदर है, तो वो हिम्मत करके डरता हुआ रसोई घर के अंदर जाता है। और वो जैसे रसोई घर के अंदर प्रवेश करता है
ज़ोर ज़ोर से खिड़की, पूरे दरवाजे, पर्दे हिलने लगते, ज़ोर ज़ोर से खड़ 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 की आवाज़। अनिल बहुत ज़्यादा डर चुका था, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने क्या किया, ऐसे वैसे कर रहा था वो। ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था बहुत भयानक आवाज़ में। तभी एकदम से सारा शांति में बदल जाता है। खिड़कियों के कांच टूटकर बिखर चुके थे, खिड़कियाँ एकदम से शांत हो चुकी थी। एकदम से अनिल सावधान खड़ा हुआ था। उसको लगा कि ये हुआ क्या है मेरे साथ। तभी सामने से एक चाकू आता है खिड़की के अंदर से और अनिल के छाती के अंदर जा लगता है। वो अधमरा हो चुका था, घायल हो चुका था। ज़मीन पर गिरने के बाद वो सामने से एक महिला को अपनी आता हुआ देखता है, जो कि सफ़ेद कपड़ों में थी। वो उसका चेहरा देखता उससे पहले उसने दम तोड़ दिया था। वो महिला और कोई नहीं, वो डॉक्टर थी जो उसकी प्रॉपर्टी के लिए उसको मार दिया। तेरे जैसे आदमी को जीने का कोई अधिकार नहीं है, तू तो मर जाए जो ठीक है, पूरा परिवार ख़त्म कर दिया। ये कहते हुए वो महिला उसकी लाश को ठिकाने लगा देती है और वो प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कहानी केवल मनोरंजन के लिए थी। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, कहानी में नए आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। यह कहानी है स्वप्निल सिंह की, जो कि मेरा एक ख़ास दोस्त है। उसने मेरे को ये कहानी भेजी है और अब आप दिल थाम के बैठ जाइए, कहानी का एंजॉय लेना। स्वप्निल सिंह को प्यार से टोनू बोलते हैं। टोनू अपने पापा के साथ एक दिन ज़मीन देखने के लिए गया था। टोनू अपने घर पर बैठा हुआ था, तभी उसके पापा ने कहा, चल टोनू मेरे साथ चल, मैं तेरे को अपनी ज़मीन दिखा कर लाता हूँ। टोनू ने कहा, अपनी ज़मीन? कौन सी ज़मीन? पापा ने कहा उसके ने, अरे रे, मैंने ज़मीन खरीद ली बेटा, 30 बीघा के अंदर अपनी ज़मीन है, वो खरीद ली, और चल मैं तेरे को दिखा कर लाता हूँ। तो टोनू उसके पापा के साथ बैठकर गाड़ी पर और ज़मीन देखने के लिए चले गई। करीबन उनके घर से वो ज़मीन 40-50 किलोमीटर दूर थी। वहाँ पर जब गाड़ी उतरी तो टोनू गाड़ी से उतरा तो उसने चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाई। वो जो वहाँ का माहौल था वो बहुत ही शांत माहौल था और वहाँ पर अजीब सी बेचैनी थी। टोनू को अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। पता नहीं वो जगह उसको अजीब सी लग रही थी, परंतु उस जगह की एक खासियत थी, वहाँ पर चारों तरफ बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। जब उसके पापा उसको ज़मीन दिखाने के लिए अंदर लेकर गए तो उसने देखा कि वहाँ पर एक पानी का छोटा सा स्विमिंग पूल भी था। स्विमिंग पूल मान लो एक छोटी सी नहर थी, नहर टाइप का था, जिसके अंदर जानवर पानी पिया करते हैं और कभी कभी आदमी नहा लिया करते हैं, ऐसा था। वहाँ पर एक कुआं भी था, साइड में बहुत गहरी गहरी खाइयाँ थी। उसके पापा ने उसको ज़मीन दिखाई और वो वापस अपने घर के लिए लौट आए। लौट आने के बाद उन्होंने खाना खाया और टोनू कल सुबह अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। तो उसके एक दोस्त ने कहा, यार कहीं घूमने चलते हैं। टोनू ने कहा, कहाँ चलेंगे घूमने, रहने दे। वो 4 दोस्त बैठे हुए थे, तो 4 दोस्त में से एक ने कहा, अरे टोनू तुमने नई ज़मीन ली है ना, चल वहीं पर ही घुमा ला यार। टोनू ने कहा, अरे रहने दो यार। परंतु उन दोस्तों ने जिद कर ली कि हमको तो तुम्हारी ज़मीन देख कर आनी है। तो वो ज़मीन देखने के लिए उन्हीं दोस्त में से एक की गाड़ी लेकर उनकी ज़मीन देखने के लिए चले गए। जब वो ज़मीन के अंदर वहाँ पर पहुँचे, सबको तो वहाँ का माहौल अच्छा लग रहा था, परंतु टोनी न जाने क्यों बार बार उस जगह को देखकर डरा करता था। न जाने कैसी सुनसान जगह थी वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। तभी उनमें एक तो टोनी खुद था, एक मनीष, एक रितेश और एक कृष्णा, 4 दोस्त थे ये। कृष्णा ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था उस पेड़ पर, क्योंकि दोस्त थे, कभी बात मानते नहीं किसी के। ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। ऊपर चढ़ते चढ़ते धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था पेड़ के, और वो तीनों नीचे बैठे हुए थे। ऊपर से उसको एकदम से न जाने किसी महिला की परछाई का एहसास हुआ, जो सीधी उसकी आंखों में आके मिल रही थी।
उसको देखकर उसके हाथ छूट गए पेड़ से और वो नीचे गिर पड़ा। नीचे पड़ते उन्होंने कहा, तू पागल है क्या? टोनी ने कहा, टोनू ने कहा। तो उसने कहा, अरे पागल नहीं, यहाँ ऊपर न जाने मैंने किसको देखा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा यार। फिर जब चारों ने ऊपर देखा, रितेश ने, कृष्णा ने और मनीष ने और टोनी ने, तो ऊपर कोई भी नहीं था। टोनी बोलता है, पागल है क्या, ऐसे मजाक मत किया कर। तो वो उस बात को थोड़ा भूल गया। उसको लगा खुद को कि शायद मैंने कोई वहम होगा। तभी उनमें कृष्णा था, वो थोड़ा संकी टाइप का आदमी था। वो जाकर वो बोलता है, अरे यार मैं उस पानी में नहाऊंगा थोड़ी देर। करीबन 4:30 बज रहे थे शाम के उस समय। अब दोस्त कहाँ बात मानने वाले थे, वो नहाने गया उस पानी के अंदर। अब वो तीनों दोस्त, मनीष, टोनू और रितेश, तीनों एक जगह बैठ गए। तीनों बातें कर रहे थे। कृष्णा नहाने चले गया था। 6:30 बज गए थे शाम के, परंतु अभी तक कृष्णा वापस नहीं आया। तभी रितेश बोलता है, यार ये पागल आदमी है क्या, कब तक वहाँ पर रहेगा, कितना टाइम हो गया, अब घर चलेंगे, चलो उसको बुलाते लाते। तो जब उस नहर के पास जाते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो देखते हैं कि कृष्णा पानी के अंदर डूबा हुआ था। टोनी बहुत ज़ोर से चिल्लाया और उसको उठाकर एक साइड लाया। उसको उठाने के बाद उसकी सांसें चेक करी तो वो मर चुका था। तभी मनीष देखता है कि उसके गले में किसी ने रस्सी का फंदा जैसे किसी ने गर्दन के अंदर फांसी लगाई और उसको मारा हो, ऐसा टाइप का प्रतीत हुआ। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाए। पास ही में कुआं भी था। कुएं के अंदर से न जाने किसकी चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। उनकी गाड़ी कुएं के दूसरे पार खड़ी थी। पता नहीं न जाने किसकी आवाज़ें आ रही थी। अब अंधेरा पड़ चुका था, सर्दियों की रात नहीं थी। वो सर्दियों की रात तो नहीं थी, परंतु सर्दियां और गर्मियों के बीच का मौसम था। तो उनको न जाने किसकी आवाज़ आ रही थी। अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो कुएं के अंदर देख सके। तभी मनीष और टोनू दोनों भागकर उस कुएं को क्रॉस करते हुए गाड़ी की तरफ चले गए, परंतु रितेश अभी पीछे ही था। न जाने वहाँ पर कुएं के अंदर से जाने किसका रस्सी का फंदा आया और रितेश के गले में आकर अटक गया और एकदम से ज़ोर से खींचता हुआ उस कुएं के अंदर चला गया। उस कुएं के अंदर रितेश की चीखें गूंजती रही, परंतु दोनों ने कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद वो दोनों गाड़ी में बैठने वाले थे। गाड़ी में बैठकर उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और उस जगह से भागने की कोशिश करी। करीबन वो 100 मीटर ही चले होंगे, तभी उनके सामने 4 आदमी, जिनकी एक की तो आंखें कटी हुई थी, एक की गर्दन नहीं थी और एक का पूरा चेहरा सड़ा हुआ था। मनीष बहुत ज़ोर से चिल्लाया, परंतु मनीष गाड़ी चला रहा था, तो मनीष ने उनके ऊपर होकर गाड़ी निकाल दी। वो दोनों घर आते हैं। घर आने के बाद पूरी घटना बताते हैं। उसके पापा किसी न किसी तांत्रिक के पास जाते हैं। इधर तो पूरे गांव में मातम छाया हुआ था, क्योंकि 2 लड़कों की मौत हो गई थी। उस ज़मीन के बारे में जब तांत्रिक के पास गए तो तांत्रिक ने कुछ ऐसा बताया जिसके बाद पूरे गांव की सामत आ चुकी थी। दोस्तों, पार्ट 2 के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कहानी केवल मनोरंजन के लिए थी। मिलता हूँ आपसे अगले पार्ट में। पार्ट 2 के लिए आप कमेंट कर दो ताकि मैं जल्दी से जल्दी पार्ट 2 को बना सकूँ। बाय बाय दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, कहानी में नए आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों, ये घटना है मेरे दोस्त लक्की की। उसके साथ जो बीती थी ना खुद के साथ, वो उस बात को आज भी याद करता है तो उसकी रूह कांप जाती है। उसने मेरे को ये घटना भेजी है। अब मैं उसकी कहानी खुद के ऊपर लेकर आपको सुनाना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। मैं अपने मामा के घर गया हुआ था, क्योंकि क्रिसमस की छुट्टियां लग रही थी, तो मेरे को लगा कि यहाँ पर अपने शहर में कोई मनोरंजन का सामान नहीं है, तो एक काम करता हूँ, अपने मामा के घर चला जाता हूँ। अब मेरे मामा का जो घर था वो कच्ची बस्ती के अंदर था। अब आपको पता है, कच्ची बस्ती ऐसी होती है जहाँ पर लोगों को उनकी हैसियत दिखाती है। बिल्कुल सभी घर बिल्कुल पास पास होते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा,
कोई 2 मंजिल, कोई बोना, ऐसा होता है। मेरे मामा का जो घर है वो 2 मंजिल का है। मेरे मामा का लड़का भी 11वीं के अंदर था और मैं भी 11वीं के अंदर था। मैंने सोचा वहाँ पर चलना अच्छा रहेगा, मामा का लड़की के साथ दिन भर खेलेंगे, तो मैं वहाँ पर चला गया। अब जो मामा का लड़का था वो और हम दोनों दिन भर खेलते कूदते, शाम को थोड़ी देर घूमने निकल जाते और वापस टाइम से घर आकर सो जाते। अब जो मेरे मामा का लड़का था, उसके दोस्त, स्कूल के दोस्त थे, उन्होंने क्रिकेट के टूर्नामेंट के अंदर भाग लिया था। उनके बस्ती के अंदर एक टूर्नामेंट था, तो उन्होंने एक टीम लाए हुए थे, तो उसके अंदर मेरे मामा का लड़का भी भाग लिया रखा था, उन्हीं की टीम के अंदर था। तो एक दिन तो उन्होंने मैच खेल लिया। दूसरे दिन की बात है, मेरे मामा का लड़का बीमार हो गया। बीमार होने के बाद उनकी टीम को एक खिलाड़ी की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने मेरे को कहा कि तू खेल ले। मैंने हाँ कर दी। तो उस रात की बात है, मेरे मामा का लड़का ऊपर सोया हुआ था, मामा जी नीचे के रूम में सोते थे और मैं, हमारे मामा का जो घर था उनके बाहर एक सीढ़ियाँ लगी हुई थी लोहे की, उस पर चढ़कर हमको ऊपर जाना होता था, ऊपर के रूम में। तो मेरे मामा का लड़का ऊपर सोया हुआ था और मैं खेलने के लिए चला गया। मामा से बोल कर गया था मैं। दरअसल डेली मैच शाम को 7-8 बजे तक ख़त्म हो जाया करता था, परंतु आज मैच के अंदर बहस हो गई, तो मैच करीबन 12-12:30 बजे तक ख़त्म हुआ। जब मैच ख़त्म हुआ तो मेरे को अपने घर आना था। अब मैं मैच वाले स्थान से अपने घर की तरफ निकल गया। करीबन 1 बजने वाले थे, तो मैं वहाँ से अपने घर की, मामा के घर की तरफ निकल गया। मामा के घर की तरफ निकलते ही मामा का घर एक गली के अंदर घुसकर 2 गलियां घूमती थी जहाँ पर होता था। अब जहाँ से मैं पहले गली के अंदर घुसा, उसी के लास्ट कोने पर एक दुकान थी जहाँ पर लट्टू का उजाला चारों तरफ फैला हुआ करता था। जब मैं उस दुकान के पास पहुँचा तो आमने सामने 2 गलियाँ थीं। अब मेरी गली सामने वाली थी। दूसरी गली के लास्ट के अंदर बाथरूम था और बाथरूम के थोड़े पास में ही एक नल था। मेरे को लगा एक काम करता हूँ, वॉशरूम में कराता हूँ और आराम से सो जाऊँगा घर जाकर। परंतु उधर शौचालय की तरफ उजाला बिल्कुल भी नहीं था, परंतु मेरे को कुछ भी डर नहीं लगा, तो मैं सीधा उस दूसरी गली में चला गया। करीबन 10-5 कदम रखे थे कि मेरे को उस नल के पास से किसी के पानी की आवाज़ आने लगी। मेरे को लगा इस समय रात के 1 बज रहे हैं, इस समय वहाँ पर कौन होगा। तो मैं थोड़ा दूर गया तो थोड़ी थोड़ी रोशनी पड़ रही थी उसके चेहरे पर, तो वहाँ पर एक महिला थी। मैंने सोचा इस समय ये कपड़े किसके धो रही होगी, क्योंकि मेरे को कपड़े दिख चुके थे, पर मैंने इतना गौर नहीं किया उस बात पर और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तो वो महिला अब धीरे धीरे रोने लगी। मेरे को समझ में नहीं आया कि ये रो क्यों रही है। मेरे पाँव तो वही डगमगा गए, परंतु मैं करता क्या। अगर भागता तो पता नहीं वो मेरे पीछे आती, परंतु मैंने ये बात सोचकर टाल दिया कि कहीं कोई पागल औरत होगी इसलिए रो रही होगी। तो मैं धीरे धीरे उसके पास से होकर बाथरूम की तरफ जाने लगा। उसको क्रॉस करते ही कम से कम 5 कदम ही चला होऊंगा कि वो महिला खड़ी हो गई। खड़ी होते ही मेरी रूह कांप गई, क्योंकि लास्ट के कोने में बाथरूम था, बाथरूम के बाद ऊंची सी दीवार थी और मेरे सामने थी वो महिला। महिला को क्रॉस करके मैं जा नहीं सकता था, दीवार पर मैं चढ़ नहीं सकता था। मैंने जल्दी से बाथरूम के अंदर जाकर अपने गेट को बंद कर दिया। अब मैं अपने आप को कोस रहा था कि मैं खुद ही पागल हूँ, यहाँ मरने आया था क्या, जब तेरे को पता था कि कोई महिला वहाँ पर है। दोस्तों, मेरा उस समय पूरा दिमाग और दिल दहक उठा था। करता क्या मैं। करीबन अब मेरा दम घुटने लगा था बाथरूम के अंदर। 10 मिनट हो गए थे। मैंने धीरे से गेट खोला, दीवार के पीछे गया। दीवार के पीछे जाते ही मैंने धीरे से एक आंख से देखा कि वो महिला गई या नहीं गई। तो मैंने जब सामने देखा तो दोस्तों मेरी जान निकल गई थी, क्योंकि मैंने सामने देखा
तो महिला अपनी गर्दन टेढ़ी करके सिर्फ मेरे को ही देख रही थी। मेरे को ऐसा लगा कि वो सिर्फ मेरा इंतज़ार कर रही है कि मैं कब बाथरूम के अंदर से निकलूं। मैं धड़ धड़ काँपने लगा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। मेरी आवाज़ सुनकर वो महिला दौड़ती हुई एक घर के अंदर घुस गई और घर के अंदर ही गायब हो गई। मेरे को हैरान इस बात की हुई कि जिस घर के अंदर वो घुसी थी उस घर का गेट लगा हुआ था। मैं दौड़ता हुआ अपने मामा के घर गया। मामा का गेट खोला। मामा ने जैसे ही गेट खोला, मामा ने मेरी हालत देखी तो मामा ने सीधा यही पूछा, क्या हुआ, किसी ने पीटा है क्या, इतना घबराया हुआ क्यों है? मैंने कुछ कहता उससे पहले मामा ने मेरे को अंदर बुलाया और उस समय मेरे को बहुत तेज़ बुखार आ चुका था। मामा मेरे को उसी समय हॉस्पिटल लेकर चले गए। करीबन सुबह हुई तो मेरे घर वाले भी वहाँ पर पहुँच चुके थे हॉस्पिटल के अंदर। तो मामा ने और घर वालों ने मेरे से पूछा कि तेरे साथ हुआ क्या है। तो मैंने उनको पूरी घटना बताई। तो फिर मेरे मामा ने कहा कि हाँ, करीबन 4-5 महीने पहले यहाँ पर एक पत्नी ने अपने पति को चाकू से इसी नल के पास मार दिया था और उसकी लाश को घींचते हुए अपने घर के अंदर ले गई थी और उसके जो कपड़े थे जिसके अंदर खून लगा हुआ था उनको धोने लग गई थी इस नल के अंदर। तब वो नल के अंदर उन कपड़ों को धो रही थी, तभी गांव वालों ने यह बात पता चल गई और उन्होंने पुलिस को कॉल किया। तो उस महिला ने गांव वालों के सामने ही अपने घर के अपने उस कमरे के अंदर जाकर गेट लगाकर खुदकुशी कर ली। यह महिला कभी कभी दिखती है। दोस्तों, कहानी केवल मनोरंजन के लिए थी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मेरे हिसाब से कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय साथियों। नमस्कार दोस्तों, कहानी में नए आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों, यह कहानी है मिस्टर शिवम सोखले जी की। इनकी नई नई जॉब लगी थी, करीबन 5-6 महीने हो गए थे। अब इनकी जॉब ये थी कि ऑफिस के अंदर इनकी 2 शिफ्ट में ड्यूटी होती थी। एक तो सुबह 7 से 1 और एक 2 से 10 बजे तक की। अब इनकी पहले तो शिफ्ट दिन वाली थी, अब दूसरे शिफ्ट में इनकी ड्यूटी रात की आ गई थी। इनके पास एक बाइक थी जो अभी जॉब लगने के बाद नई नई खरीदी थी। तभी इन्होंने एक शिफ्ट के अंदर रात में आने का, वापस घर आने का डिसीज़न लिया। दरअसल काम करते करते इनको 10 बज गए थे ऑफिस के अंदर। पहले तो इनका मन था कि एक काम करता हूँ, ऑफिस के अंदर ही रह जाता हूँ, परंतु फिर इन्हें डिसाइड किया ऑफिस के अंदर भी क्या यार, घर ही चलता हूँ, अभी 10 ही तो बजे हैं। तो शिवम जी ने सोचा घर ही चलता हूँ। तो ये ऑफिस में अपना काम बंद करके, लैपटॉप बंद करके, एक अपना छोटा सा बैग था उसको अपने कंधे पे टक कर बाइक स्टार्ट कर दी। अब ये अपने घर की ओर निकल गए। हाईवे पर चल रहे थे, तभी इनको थोड़ी सी सिगरेट की तलब लगी। इनको सिगरेट का शौक़ था, तो इन्होंने हाईवे से गाड़ी उतारकर एक कच्चे से रास्ते पे ले ली। इनको लगा कहीं टपरी होगी, वहीं पर मैं सिगरेट पीकर वापस अपने घर की तरफ चला जाऊंगा। करीबन उस कच्चे रास्ते पर इन्होंने 5-6 किलोमीटर चल गए, परंतु इनको कोई भी दुकान नहीं दिखी। 11:15 बज गए होंगे रात के। तभी इनको आगे चलने की सोची कि एक काम करता हूँ, इसी रास्ते से चलता हूँ, थोड़ा ही तो दूर है घर, उसके बाद तो हाईवे मिल जाएगा वापस। क्योंकि वो जो कच्चा रास्ता था वो थोड़ी दूर ही जाकर पक्के रास्ते पर मिलता था। तो उन्होंने वापस गाड़ी को चलाना कंटिन्यू समझा। करीबन 5-6 किलोमीटर चले ही होंगे, उनकी गाड़ी एकदम से बंद पड़ गई। वो गाड़ी से उतरे, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, सन्नाटे की आवाज़ आ रही थी, परंतु शिवम जी को डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वो आज की जो घटना होने वाली थी उसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, ना उनके साथ कभी ऐसा अनुभव हुआ था, इसलिए वो इस बात पर तो विचार कर ही नहीं रहे थे। जब वो गाड़ी से उतरे तो गाड़ी को देखने लगे, तभी उनको थोड़ी दूर एक महिला दिखी, धुंधली धुंधली। उनको उसकी शक्ल साफ समझ में नहीं आ रही थी। वो महिला धीरे धीरे उनके पास आकर बोलती है
कि मेरा बेटा घर पर बीमार है, प्लीज़ मुझे घर छोड़ दो ना, मैं आपके सामने अपने हाथ जोड़ती हूँ प्लीज़, ये कहती है। तो वो शिवम बोलता है कि माफ़ कीजिएगा, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है और मैं आपकी इस समय कोई मदद नहीं कर सकता। तो शिवम ने गाड़ी पर वापस टिक लगाई बैठकर, तो वो गाड़ी एकदम से स्टार्ट हो गई। शिवम को मन ही मन बुरा लगा कि इनको लग रहा होगा कि मैं इनसे झूठ बोल रहा हूँ। तो फिर शिवम ने कहा चलो बैठिए, मैं आपको छोड़ता हूँ। तो वो महिला गाड़ी के ऊपर बैठ गई। बैठने के बाद शिवम ने पूछा कि आपका घर किधर है। उस महिला ने सामने की तरफ उंगली कर दी। चलो कोई बात नहीं। थोड़ी देर चले, उनको करीबन 30-40 मीटर पर एक महिला और दिखी, जिसने भी बिल्कुल जो अभी को महिला मिली थी उसने हरी साड़ी पहन रखी थी। वैसे की वैसी वो हरी साड़ी पहनी एक महिला और थी। अब शिवम जी उसको लिफ्ट नहीं देना चाह, वो भी हाथ कर रही थी कि प्लीज़ मुझे बिठा लो, ऐसे हाथ कर रही थी वो। तो शिवम जी ये चाह रहे थे कि अब इस महिला को नहीं बिठाऊंगा क्योंकि पहले ही मेरी गाड़ी पर कोई है। तो धीरे धीरे जब वो उस महिला के पास से गाड़ी गुजरने लगी तो उनकी गाड़ी एकदम से बंद हो गई। बंद होने के बाद ऐसा लग रहा था शिवम जी को कि इनकी गाड़ी ख़राब नहीं, किसी ने बंद की है। तो जब वो महिला उनके पास आती है और ये बोलती है कि प्लीज़ मुझे घर छोड़ दो, मेरा बच्चा बीमार है, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, तो शिवम जी का दिमाग ख़राब रहेगा क्योंकि यही डिट्टो लाइन अभी पीछे जो महिला उनके पास बैठी है उसने ही बोली थी। जब उन्होंने उस महिला की तरफ देखा तो वो वही महिला थी जिसको अभी अभी शिवम जी ने बिठाया था और वही कलर की साड़ी। शिवम जी ने जब अपनी गाड़ी के पीछे देखा तो उनकी गाड़ी पर कोई भी नहीं था। शिवम जी दंग रह गए। शिवम जी कुछ बोल भी ना पाए, वो कुछ समझ भी ना पाए। अब उनको लग रहा था तो सिर्फ डर, इतना डर कि बहुत भयानक। तभी वो महिला बिना कहे चुपचाप उनकी गाड़ी पर बैठ गई। अगले टिक में गाड़ी स्टार्ट हो गई। शिवम जी सिर्फ गाड़ी को चला रहे थे, उनके अंदर जान नहीं बची थी क्योंकि शिवम जी इतने घबरा चुके थे हद से बाहर। उनकी गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी, पीछे देखने की उनमें हिम्मत नहीं थी। तभी थोड़ी देर बाद वापस उसी रास्ते पर वही महिला उनको सामने दिखाई देती है और गाड़ी उसके सामने जाकर बंद हो जाती है। वह महिला इस बार गुस्से में बोलती है, तुमसे एक काम नहीं होता? तुमसे कितनी बार कहा है मुझे मेरे घर छोड़ दो, मेरा बेटा बीमार है। अब तुम्हें ऐसे बोलती है गुस्से में आवाज़ में। ये आवाज़ सुनकर शिवम जी अपनी गाड़ी से गिर जाते हैं और इतने ज़ोर से चिल्लाते हैं, वो ज़ोर से चिल्लाते हैं और वो बोलते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, प्लीज़ प्लीज़। शिवम जी एक छलावा में फंस चुके थे, ऐसा छलावा जिनसे उनकी जान बचना मुश्किल ही नहीं थी। वो उस जगह से लंगड़ाते दौड़ते हुए अपने हाईवे की तरफ भागे और उन्होंने हाईवे की तरफ एक कार मिल गई। कार मिलने के बाद वो उन्होंने लिफ्ट ली और लिफ्ट लेकर अपने घर पहुंच गए। घर गए तो उन्होंने अपनी घटना अपने घर वालों को बताई। घर वालों ने सीधे गांव के पंडित जी थे उनके पास जाकर पहुंच गए। गांव के पंडित जी ने कहा कि अभी तक इसको मंदिर के अंदर ही रखना, इसको बाहर मत लेकर जाना क्योंकि वो महिला कुछ भी कर सकती है। फिर सुबह हुई तो उस गांव में पहुंचे तो पंडित जी ने पता लगा कि एक महिला थी जिसका बच्चा घर पर बीमार था और वो शहर आई थी और वो घर जा रही थी। घर जाते समय किसी ट्रक वाले ने उनको कुचल दिया और उनकी वहीं मौत हो गई। उनका बच्चा भी अब उनके घर पर ही तड़प तड़प कर मर गया। इसलिए वो महिला आपको दिखी थी। उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ था। वो किसी भी हालत में शिवम जी के साथ उनके घर जाना चाहती थी, परंतु उसकी एक सीमा थी, वो उस सीमा को पार नहीं कर पा रही थी। वो एक बहुत ही बुरे छलावे में फंस चुके थे, परंतु पता नहीं किन्होंने उनकी जान बचाई। वो घर पर सलामत हो गए। परंतु शिवम जी जब भी इस बात का जिक्र अपने मन में ही करते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कहानी केवल मनोरंजन के लिए थी। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ध्यान रखना।